नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में सीईओ सुंदर पिचई ने की भारत में 75,200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए प्रसार भारती के साथ होगी साझेदारी। सीबीएसई के साथ मिलकर 10 लाख टीचर को भी शिक्षित करेगा गूगल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% रहा बेहतर। 88% से अधिक छात्र हुए पास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया ई-संवाद। कहा, आत्मनिर्भर भारत में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण। कोविड-19 से लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना भी की। और श्रद्धालुओं से फिर से गुलजार हुआ केदारनाथ धाम। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक बाबा के दरबार में 1785 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। यात्रा मार्ग पर ऑल वेदर रोड परियोजना के काम ने भी पकड़ी रफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत में 10 अरब डॉलर यानी करीब 75,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान हुई, जो इस बार डिजिटल तरीके से हुआ। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि वह भारत में आने वाले 5 से 7 सालों में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इस राशि का इस्तेमाल हिंदी, तमिल और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में सूचनाओं को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले नए प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज के विकास के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. This is a reflection of our confidence in the future of India and its digital economy. गूगल ने सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए प्रसार भारती के साथ साझेदारी की है। इसके तहत दूरदर्शन पर एक एडुटेनमेंट सीरीज प्रसारित की जाएगी। ये सीरीज छोटे कारोबारियों के लिए होगी। इसके साथ ही गूगल ने सीबीएसई के साथ भी साझेदारी की है। इस कार्यक्रम के तहत साल के अंत तक 22,000 स्कूलों के 10 लाख अध्यापकों को मिश्रित शिक्षा प्रणाली के लिए सूक्ष्म बनाया जाएगा। लगभग 10 लाख शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का सीबीएसई के माध्यम से जो काम किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो आगे उसने हिंदुस्तान की धरती पर निवेश करके हिंदुस्तान के ज्ञान और विज्ञान को उस माध्यम से, उस रास्ते से प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के माध्यम से और सशक्त बनाने का एक संकल्प लिया है। मेरी शुभकामना। वहीं प्रधानमंत्री ने भी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में गूगल के योगदान से काफी प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर से लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर छात्रों को बधाई दी। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbscresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ई-संवाद किया। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए गांव का विकसित होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि यह समय डेंगू का भी है। इन 3 महीनों में डेंगू से बचाव
के लिए भी विशेष सतर्कता की आवश्यकता है और लोगों में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। अपने संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट फेज 2 से हर गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। हरिद्वार के बाद अब भारत नेट फेज 2 परियोजना में राज्य के बाकी 12 जनपदों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 150 तरह के कार्य किए जा सकते हैं। प्रदेश में सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ई संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, अभी संकट का दौर है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं। सभी को एहतियात बरतते हुए काम करना होगा। ई संवाद कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को अमल में लाने का धरातल पर प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पंचायत प्रतिनिधियों ने इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो एक हिम्मत से, एक साहस से बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए बहुत सराहना की है और आगे भी अपेक्षा की है कि इसी जज्बे के साथ सभी लोग अपने अपने गांव में काम करेंगे, अपने अपने लोगों के लिए काम करेंगे, ताकि इस लड़ाई से हम लोग लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम रहें और इस लड़ाई में हमारी जीत। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के संवाद और खासकर स्वरोजगार को लेकर कही गई बातों की सराहना की। देखिए, इस संवाद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार के योजना के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया और उनसे लाभान्वित आप कैसे हो, इस संदर्भ में सभी हम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और अन्य विभाग के सभी कर्मचारी थे। तो इसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरह से हर विभाग की योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के सभागार में भी जिलाधिकारी वंदना सिंह की मौजूदगी में विभिन्न गांवों से आए जनप्रतिनिधि ई संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और ग्रीन हिमालय योजना के बारे में जानकारी हासिल की। 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम अब फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राज्यवासी अनुमति के साथ यहां पहुंच रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में अब तक 1785 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं। वहीं 1 जुलाई से 13 जुलाई तक चारों धामों के लिए कुल 10,194 ई पास जारी किए जा चुके हैं। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। प्रशासन का भी अच्छा बंदोबस्त है, जो कि हमें भोजन वगैरह सब बहुत बढ़िया मिला और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहुत तसल्ली से दर्शन हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात, हमारे लिए बात है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकते थे जितने आज शांति से दर्शन हुए हैं। वहीं 4 धाम यात्रा मार्ग पर ऑल वेदर परियोजना का कार्य भी अब शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण घर वापस जाने से मजदूरों की संख्या में कमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। अब आई है सर कि 15-16 तारीख को सर लेबर पहुँची है यहाँ और क्या नाम, कुछ दिन क्वारंटाइन भी रहे हैं। बहुत दिक्कत हुई सर, लेबर पहुँच नहीं पा रही ना पूरी, अभी भी कम आ रखी है सर लेबर। तो अब चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले वाली स्पीड है आपकी सर, उससे भी और ज़्यादा अच्छी होगी सर। मजदूरों के आने से अब ऑल वेदर निर्माण का कार्य फिर से गति पकड़ने लगा है। हालांकि निर्माणदायी संस्थाओं को अब भी बड़ी मात्रा में मजदूरों की ज़रूरत है। आगामी 4 धाम यात्रा के देखते हुए और डीएम साहिबा का सहयोग रहा, मुझे परमिशन मिली और मैं आश्वासन देता हूँ कि युद्ध स्तर पे ही काम होगा और पहले से भी मैं बेहतर काम करके दूँगा। यहाँ पे 30 से 35 लेबर लाए हैं, जिसमें कम से कम 100-150 और मुझे लेबर की ज़रूरी है। अगर वो लेबर आती है तो और ज़्यादा हम मतलब फोर्स लगा के काम करेंगे। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने परामर्श केंद्र को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वापस लौटे प्रवासियों को हुई मानसिक समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना की गई है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र एक प्रारंभ किया है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर ड्यूटियाँ नियुक्त किए जाएंगी।
और वो टेलीफोनिक व्यवस्था के आधार पर जो है टेली काउंसलिंग व्यवस्था के आधार पर सभी से परामर्श दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उनको समस्या का उनमें प्रभाव नज़र आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को काउंसलिंग के लिए जिला अस्पताल में बुलाकर उनके साथ चिकित्सक के साथ उनसे वार्ता कराकर उनका काउंसलिंग किया जाएगा। इस दौरान जिला अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि परामर्श केंद्र में 3 काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। ये सभी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों की काउंसलिंग करेंगे। इस दौरान मानसिक रोगों से जूझ रहे व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। कोरोना की वजह से लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, उसमें इस तरह की बीमारियां होती है कि जैसे हाथ धोने की बीमारी हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि कामकाज लोग के छूट गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तनाव को मुक्ति दिलाने के लिए हमें 3 काउंसलर तैयार है, ये हमेशा तत्पर रहेंगे। 8 से 2 तक इनकी ड्यूटी रहेगी। जहां एक ओर कोरोना के नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानसून के मौसम में डेंगू जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है। धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू और कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जानकारी दी कि जागरूकता अभियान के तहत डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ला, वार्ड और जोन स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही जांच और सर्वे भी कर रही हैं। अभी डेंगू का जो सीज़न भी शुरू हो गया है, बारिश काफ़ी मात्रा में जो है अभी शुरू हो रही है। प्रत्येक घर घर जा कर के इसको जागरूकता दिलाने के लिए एक अभियान चला रखे हैं। इसमें परिवारों का जो है 20 लाख लोगों का जो है हमने अभी तक कवर किया है। लगभग 4 लाख परिवार हैं, उनका जो है प्रत्येक परिवार में जा कर के जागरूकता दिए हैं और जहाँ जहाँ लार्वा पाया जाता है वहाँ पे नष्ट भी किए हैं। तो इस प्रकार का जागरूकता अभियान बढ़ा रहे हैं और रेगुलरली जो है इसको मॉनिटर करने के लिए ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम बना दिया है। डेंगू का जो है जब लोड बढ़ेगा, इनकेस अगर बढ़ेगा, तो फिर जो है हमारे पास फ़िलहाल प्रत्येक हॉस्पिटल में कुछ बेड्स जो है आइसोलेशन वार्ड टाइप का जो है डेंगू के लिए रखा है, एयरमार्क करके रखा हुआ है। हरिद्वार जिला अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू होने पर मरीज को चढ़ाए जाने वाले प्लेटलेट्स के संग्रहण के लिए जल्द ही मशीन स्थापित की जा रही है। मशीन लगने के बाद प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर तीमारदारों को अन्य जिलों का रुख नहीं करना होगा। जो डेंगू है प्रतिवर्ष आता है, उसके लिए हमारे जो जिला अस्पताल में है वो वार्ड रिजर्व रखे जाते हैं डेंगू मरीजों के लिए। वो सारी व्यवस्था हमने कर ली है, जांचों की संपूर्ण व्यवस्था है और साथ ही हम अब ब्लड बैंक में शीघ्र ही हमारी प्रक्रिया चल रही है एफेरेसिस मशीन के लिए। जो पहले हमारी प्लेटलेट शॉर्टेज हो जाती थी, नहीं मिल पाती थी पूर्ण रूप से, तो उस मशीन अगर सीख से सीख लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लग जाएगी तो जनता को उसका भी लाभ मिलेगा। नैनीताल जिले के नथुआ खान के रहने वाले जितेंद्र बिष्ट और उनका परिवार पिछले 15 सालों से जड़ी बूटी की खेती करने के साथ उनसे उत्पाद भी बना रहा है। इस साल कोरोना महामारी के कारण बिष्ट परिवार की ये मेहनत अब प्रवासियों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। गांव वापसी कर रहे युवा उनके पास से पौधे और अनुभव ले जाकर हर्बल खेती के जरिए अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। जो मुझे लगा कि आने वाला भविष्य जो है उत्तराखंड में विशेषतर तो वो जड़ी बूटियों का है, क्योंकि सबसे आसानी से होने वाली क्रॉप्स हैं। और अभी तक क्या है कि तमाम जड़ी बूटियाँ या एसेंशियल ऑयल हैं, हम अभी विदेश से उनको आयात कर रहे हैं। हाँ, तो जबकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, हमारे उत्तराखंड का बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत आसानी से ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। हाँ, तो यदि जो लोग साथी लोग जो इस पर लगेंगे तो हम जहाँ पर भी हमको उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा या उनको पौधों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो वो मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक यथासंभव हम उनको प्रयास करवाएं, हम उनको उपलब्ध करवाएं। जड़ी बूटियों की खेती कर रहे जितेंद्र बिष्ट को अपने इस काम में अपनी पत्नी का भी भरपूर सहयोग मिला। रमा बिष्ट का कहना है कि उनके इस प्रयास में सरकारी योजनाओं ने भी हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया। हमने हर्ब का उत्पादन करने के लिए जैसे सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, पलायन रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक हर्ब ऐसी चीज़ है कि जिसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा हो सकता है। जितेंद्र बिष्ट के बनाए जूस और हर्बल चाय की मांग देश के कोने कोने में होने लगी है। उनके बनाए उत्पाद अब ऑनलाइन भी बिकने लगे हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्थानीय लोग भी जितेंद्र बिष्ट की इस पहल की खूब सराहना कर रहे हैं।
यहाँ पे जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उन लोगों को हम यही ज्ञान दे रहे हैं कि अधिक से अधिक आप लोग इनसे जुड़ें और हमसे बीज लें और अपना अच्छा व्यापार करें, क्योंकि इसकी इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड और ज़रूरत है। और हम सभी उत्तराखंडी प्रवासी आए, मिलें, देखें और इन जड़ी बूटी से अच्छा उत्पाद प्राप्त करें। घर वापसी कर चुके युवाओं का भी मानना है कि हर्बल खेती एक बेहतर विकल्प है। इस विकल्प को अपनाकर आजीविका को और भी बेहतर किया जा सकता है। जितना है कृषि योग्य भूमि है उसके लिए सही है ऑप्शन। पार्ट टाइम कुछ और भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने भी प्रवासियों के लिए लाई गई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रगतिशील खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोग अब अपने प्रवासी भाई बहनों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। सब्सिडी बेस एक योजना चलाई गई है और उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो पोल्ट्री में करना चाहें, चाहे वो वेजिटेबल्स में करना चाहें, बी कीपिंग में करना चाहें, या गोट फार्मिंग में करना चाहें, या एरोमेटिक प्लांट्स में करना चाहें, या हर्ब्स में करना चाहें, यानी पूरा एक विस्तार दिया गया है इस योजना को। और मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पर जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए हैं वो काम में लग भी गए हैं। मसलन ऐसे छोटे छोटे आप प्रोग्रेसिव फार्मिंग के आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर आपको ये देखने में मिलेगा कि दूसरे लोग अपने प्रवासी भाई बहनों की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की नर्सरियाँ तैयार की गई हैं ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्रेसिव फार्मिंग के मॉडल से जुड़ सकें। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में सीईओ सुंदर पिचाई ने की भारत में 75,200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए प्रसार भारती के साथ होगी साझेदारी। सीबीएसई के साथ मिलकर 10 लाख टीचर को भी शिक्षित करेगा गूगल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम किए घोषित। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% रहा बेहतर। 88% से अधिक छात्र हुए पास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया ई-संवाद। कहा, आत्मनिर्भर भारत में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण। कोविड-19 से लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना भी की। और श्रद्धालुओं से फिर से गुलजार हुआ केदारनाथ धाम। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक बाबा के दरबार में 1785 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। यात्रा मार्ग पर ऑल वेदर रोड परियोजना के काम ने भी पकड़ी रफ्तार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।